आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है ओनीमारू से, जो कि अपनी दिनचर्या केंडो की प्रैक्टिस करके चालू करता है। फिर अपने पंछियों को दाना देता है और आखिर में अपनी बहना से वादा करता है, हर साल की तरह इस साल की केंडो चैंपियनशिप भी तेरा भाई जीतेगा। तू अच्छे से वहां पे केंडो के सेमिनार्स ले बिना मेरी टेंशन लिए। ओनीमारू अपनी दिनचर्या निपटा के स्कूल पहुंच जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात होती है याइबा से, जो कि उसे देखती फाइटिंग मैच के लिए चैलेंज कर देता है। पर ओनीमारू एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और बच्चों से लड़ना और उन्हें पीटना उसे शोभा नहीं देता है। इसी वजह से वो याइबा के प्रपोजल पे थूक के आगे निकल जाता है, पर याइबा को उसका ये स्टाइल पसंद नहीं आता। इसी वजह से वो उस पर छुपके से आक्रमण कर देता है। पर ओनीमारू के इंस्टिंक्ट्स टॉप नॉच होते हैं और वो याइबा के दाव को डॉज करने के साथ साथ उसे ये भी समझा देता है अभी उसे भिड़ने के लिए उसे सदियां लगेंगी, सदियां। पर ओनीमारू की ये बात याइबा को पसंद नहीं आती और वो ओनीमारू को लाइन पे लाने का एक खुराफाती आइडिया बनाता है। अब वो क्या है वो तो हमें स्कूल की छुट्टी होने पे ही पता चलेगा। स्कूल की छुट्टी होती ओनीमारू अपना केंडो गियर पहनने ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाता है ताकि वो केंडो की प्रैक्टिस कर सके। पर उसके जिम लॉकर में उसे अपना गियर नहीं, सिर्फ याइबा की तरफ से लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसपे लिखा होता है, ओनीमारू उजड़े चमन, तेरा केंडो गियर मैंने ही गायब किया है, अगर तुझे वो वापस चाहिए तो आके मुझसे ले ले याइबा। याइबा का लेटर पढ़ते ही ओनीमारू उसकी तलाश में निकल जाता है और सबसे पहले उसे अपने गियर का हैंड ग्लव मिलता है, जिसको छूती याइबा की सीक्रेट टेक्निक नंबर 003 एक्टिवेट हो जाती है। अगर दुश्मन को चिढ़ा के मैदान में नहीं ला सकते हो तो उसे गुस्सा दिला के लाओ। पर टकलू याइबा के जाल को बड़े आराम से डॉज कर लेता है और सोचने लगता है, मेरा तो कोई जवाब ही नहीं, अब उसे कौन बताए। ये जाल तो याइबा ने सिर्फ इसलिए बिछाया होता है ताकि ओनीमारू आने वाले जालों के लिए प्रिपेयर हो जाए और उनमें उसकी जान ना चल जाए, बस उसके शरीर पे थोड़े घाव आ जाए और उसकी बत्ती सी टूट जाए, ताकि वो आइंदा से कभी भी याइबा का मजाक उड़ा पाना तो छोड़ो, उड़ा पाने के बारे में सोच भी ना पाए। अपना हैंड ग्लव मिलने के बाद ओनीमारू का कॉन्फिडेंस आसमान छू जाता है और वो अपना बाकी का इक्विपमेंट लेने सोनिक की रफ्तार से निकल जाता है, जो कि उसे स्कूल हॉल में मिल जाता है। पर वेस्ट गियर के साथ आती एक नई परेशानी और उजड़े चमन पे सभी के सभी स्कूल लॉकर्स गिर जाते हैं, जिसमें चपटा होके उसकी बत्ती सी बाहर आने वाली होती है। पर ओनीमारू अपनी सोनिक जैसी रफ्तार से अपनी जान बचा लेता है और कहता है, मेरा तो कोई जवाब ही नहीं। पर उसे क्या पता था, वो स्कूल लॉकर्स तो सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए थे, असली जाल तो वेस्ट गियर को उठाने के बाद एक्टिवेट होने वाला था। वेस्ट गियर को उठाती ओनीमारू के समझ आ जाता है ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, एक सरफिरा बच्चा है, और फिर वो भी अपनी इस क्वेस्ट को सीरियसली लेने लगता है। पर अपने गियर को इकट्ठा करते करते उसकी हालत थोड़ी टाइट हो जाती है और आखिर में वो याइबा के पास पहुंच जाता है और उससे अपना आखिरी गियर का पार्ट मांगता है, जिसके लिए याइबा की सिर्फ एक छोटी सी शर्त होती है, मेरे साथ एक फाइटिंग मैच कर ले और अपना हेड गियर मुझसे ले ले। बच्चों को धोना मेरा स्टाइल नहीं है गुटिया। अब ओनीमारू को क्या पता था उसका यह डायलॉग उसे तीसरी मंजिल से नीचे ले कूदेगा। ओनीमारू की बात सुनती याइबा उसका हेड गियर स्कूल की छत से नीचे फेंक देता है, जिसे बचाने के लिए ओनीमारू अपनी जान की बाजी लगा देता है और उसके पीछे स्कूल की छत से नीचे कूद जाता है। पर ओनीमारू इतना भी ढक्कन नहीं होता कि 1000 रुपए की चीज के पीछे वो अपनी जान खो दे। वो जानता होता है तीसरी मंजिल की छत हो या 10वीं मंजिल की, उसके पार्कर स्किल्स उसकी जान बचा ही लेंगे। और वैसा ही होता है, बिना किसी खरोच के ओनीमारू ने खुद की और अपने गियर की जान बचा ली होती है और फिर वही वो अपना घिसा पिटा डायलॉग दोहरा देता है, हाँ मेरा तो कोई जवाब ही नहीं। पर ढक्कन अभी तो मेरा जाल ही एक्टिवेट नहीं हुआ। ये जाल नहीं था तेरा? नहीं। याइबा के इतना कहती ग्राउंड में एक गड्ढा हो जाता है, जिसमें ओनीमारू गिर के अपनी हालत खस्ती कर लेता है। अब तो लड़ेगा तू मुझसे? एक ही बात बार बार दोहराने पे मुझे मजबूर मत कर बच्चे, मैं बच्चों से नहीं लड़ता, जा पहले हॉर्लिक्स पी के आ। ओनीमारू की ये बात उसे एक और नई प्रॉब्लम में डाल देती है और उसके ऊपर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल्स की वर्षा होने लगती है। और इतना काफी नहीं होता तो याइबा ओनीमारू का सांस लेना तक मुश्किल कर देता है। उसके गड्ढे के ऊपर 10,000 किलो का रोलर रख के इतने भारी भरकम वजन की वजह से कोई भी स्टूडेंट उस रोलर को हटा के ओनीमारू की मदद नहीं कर पाता और आखिर में उस रोलर को हटाते हटाते रात की 2 बज जाती हैं। अपनी जिंदगी के सबसे झंडू दिन का बदला लेने ओनीमारू अगले दिन की सुबह होती याइबा के घर निकल जाता है उसकी तमन्ना पूरी करने, अर्थात उसकी धुलाई करने। पर उसके वहां पहुंचती सायका उसे भिगा देती है, क्योंकि इस गेली का ध्यान अपने काम में नहीं अपने गाने में होता है।
हाँ, मैं ही हूँ सबसे सुंदर, मुझसे कौन ही है बेहतर। मुझे देख के दुनिया बोले, देखो देखो सामने से राजकुमारी आए। मेरे जलवे हैं हर जगह, मुझे देख के हो जाते हैं सभी लड़कों के खड़े चेहरे। ओनीमारू को भिगा देने के बाद सायका के मुंह से सॉरी की जगह यह निकलता है, ओनीमारू तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? अगर तुम मुझसे डेट पे चलने के लिए पूछने आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मुझे उजड़े चमन पसंद नहीं है। और कुछ इस प्रकार से जाने न अनजाने में सायका ने दो बार ओनीमारू की ले ली होती है, पर ओनीमारू का ध्यान केंद्रित होता है और वो आज सिर्फ याइबा से बदला लेने के मूड में होता है। इसी वजह से वो सायका को इग्नोर मारता है और चिल्लाता हुआ उसके घर में घुस जाता है, याइबा लड़ना था ना तुझे मुझसे, ले मैं आ गया। पर टकलू, मेरा मतलब ओनीमारू, यहाँ पे अभी याइबा नहीं है। ये बात तू मुझे बिना चिढ़ाए भी तो कह सकती थी ना सायका। मैंने तुझे कब चिढ़ाया टकलू? मेरा मतलब ओनीमारू। सायका! चिल्लाते हुए ओनीमारू सायका की ओर बढ़ता है कि उतने में उसका पांव शेरू की पूंछ पे आ जाता है और अब शेरू बहुत दिनों के बाद ताजा ताजा मीट खाने के मूड में होता है। पर ओनीमारू ताकतवर होता है और शेरू को ढेर कर देता है। इसी बीच यहाँ पे दादी अम्मा भी आ जाती हैं और थोड़ी देर ओनीमारू की इंसल्ट करने के बाद उसे याइबा का पता दे देती हैं। तलवारबाजी अच्छी है पर अभी खूब सुधार की जरूरत है। बुढ़िया, तू मेरी तारीफ कर रही है या बुराई? तुझे क्या लगता है, तू बेवकूफ है या होशियार? बुढ़िया, तू वापस से मेरी लेने की कोशिश कर रही है? बेशक मैं होशियार हूँ। फिर तुझे मुझसे पूछने की क्या जरूरत आ पड़ी कि मैं तेरी तारीफ कर रही थी या बुराई? तू पक्का श्योर है कि तू होशियार है? मैं बुढ़िया के ओनीमारू याइबा की धुलाई करने अपने घर की ओर निकल जाता है। इसी बीच याइबा ओनीमारू के घर पे उसे फाइट के लिए चैलेंज करने आया होता है, पर वो ओनीमारू के घर पे ओनीमारू को नहीं अपने टकले बाज को पाता है, जो कि जंगल से अब याइबा का पीछा करते करते यहाँ पे पहुंचा होता है। अपने टकले बाज को देखते याइबा उसे काम पे लगा देता है और उसकी घुड़सवारी करते हुए शेर के 2 चक्कर काटता हुआ अपने घर की ओर निकल जाता है। इसी बीच यहाँ पे ओनीमारू भी आ जाता है और याइबा को टकलेबाज के साथ देख के वो तुरंत प्रभाव से समझ जाता है कि उसके घर में कुछ ना कुछ घोटाला तो जरूर हुआ है और फिर वो तुरंत प्रभाव से अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ पे वो अपना पिजन नेस्ट तबाह पाता है, सारा अन्न खत्म और अपने पिजन्स को खस्ती हालत में। और ऐसा का ऐसा गुस्सा याइबा को भी आ जाता है जब वो अपने शेरू के सर पे 3 बम पाता है, टकलू, छुटकू। और फिर दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं, एक दूसरे से अपना अपना बदला लेने के लिए, जिसकी वजह से इनकी मुलाकात होती है मार्केट के बीचों बीच। और फिर ये दोनों अपनी भड़ास शहर के बीचों बीच निकालने लग जाते हैं। बेवकूफ बच्चों, रुक जाओ, ये शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे तुम दोनों की हैसियत से ज्यादा का सामान पड़ा है। अगर वो टूट गया या खराब हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार करेगी। और कौन? सरकार से कहना यहाँ की मरम्मत का खर्चा हमारे टैक्स से किया जाए। पर तुम दोनों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम दोनों टैक्स कहाँ भरते हो? पुलिस वाले की बात में दम होता है पर उसकी बात सुन कौन रहा होता है। इसी वजह से इन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पहला दाव याइबा ओनीमारू पे लैंड करता है क्योंकि वो स्वॉर्ड से ही नहीं अपनी जूती से भी लड़ रहा होता है। ये स्वॉर्ड फाइट है नमूने, तेरी कोई किंडरगार्टन की फाइट नहीं, सिर्फ तलवार का इस्तेमाल कर। ज्ञान मत झाड़ टकले, वरना बचे कुछ बाल भी उड़ जाएंगे तेरे। ओ सॉरी, तेरे तो बाल ही नहीं बचे हैं। के याइबा बात का जवाब बात से और स्वॉर्ड का जवाब स्वॉर्ड से देता है, पर उसे अपनी खुरस्तानियों पर उतरने में देर नहीं लगती और वो अपने एनवायरनमेंट की चीजों का भी इस्तेमाल करने लगता है। ये फूड फाइट नहीं, स्वॉर्ड फाइट है चंपू। तो फिर तू खाना चक क्यों रहा है टकलू? सुबह नाश्ता नहीं किया क्या? ओ सॉरी, तेरा और तेरे पंचे को खाना तो आज मेरा बाज खा गया। और कुछ इस प्रकार से इनकी लड़ाई चलती रहती है और ये दोनों एक के बाद एक स्टॉल तबाह करे जाते हैं और कुछ ही देर में ये लड़ते भिड़ते एक बस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ओनीमारू का पल्ला थोड़ा भारी होता है। इसी वजह से याइबा बस के साइड में चलती हुई लकड़ी से भरी हुई ट्रक से कुछ मदद ले लेता है और ओनीमारू पे एक के बाद एक लकड़ी के टुकड़े उछाल देता है। ओनीमारू लकड़ी के टुकड़ों से तो निपट लेता है, पर इसी बीच उसका ध्यान याइबा से दूर भटकती याइबा चुपके से आता है और उसे काट जाता है। ये स्वॉर्ड फाइट है छोटी बुद्धि, तो ये ले स्वॉर्ड की ले। के याइबा अपना आखिरी वार ओनीमारू पे लैंड कर देता है और फाइट जीत लेता है। जीत का जश्न मनाने के लिए याइबा चलती हुई बस पे से बार बार उछलने लगता है और आखिर में एक बोर्ड से टकरा के अपने भी हाथ पांव तुड़वा लेता है। और इस लड़ाई का नतीजा दोनों की ही चीखें निकल रही होती हैं। अपनी मरहम पट्टी करवाने के बाद याइबा भी दादी माँ से सुनता है कि वो एक चीटर है, विनर नहीं,
क्योंकि स्वॉर्ड फाइट में सिर्फ स्वॉर्ड यूज करना अलाउड होता है, बाइट, जूती, खाना और लकड़ियां नहीं। दादी माँ से शिक्षा लेके याइबा प्रण लेता है अगली बार ओनीमारू को सिर्फ अपनी स्वॉर्ड से धोने का, और उसके लिए वो अपने जानवरों के साथ ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देता है, वो भी छत पे अपनी आंखों पे पट्टी बांध के। ये बेवकूफ छत पे क्यों ट्रेन हो रहा है दादी माँ, इसे अपना इतना बड़ा गार्डन नहीं दिख रहा क्या? छत पे खुद को ट्रेन करने से ये अपना बैलेंस हर सिचुएशन में मेंटेन करना सीख जाएगा, क्योंकि छत सीधी नहीं होती मेरी सीधी बेटी। तुझे भी ये बात पता होती अगर तेरा खुद की स्किल सुधारने पे थोड़ा सा भी ध्यान होता तो। दादी माँ ताना नहीं ज्ञान मांगा था, और अब आप मेरे से ये मत कहना कि आंखों पे पट्टी बांधना भी इसकी कोई खास ट्रेनिंग है। खास तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग पहले भी बहुत एनिमेज में आ चुकी है, जैसे कि अपना गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में। इस ट्रेनिंग से तुम्हें अपने अपोनेंट्स को देखने की जरूरत नहीं होती, तुम उनकी प्रेजेंस नोटिस करके ही उनको और उनके अगले दाव को नोटिस कर सकते हो, और उनका काम तमाम भी। तुझे भी ये बात पता होती अगर तेरा अगर मेरी खुद की स्किल सुधारने पे थोड़ा भी ध्यान होता तो। पहली बार में सुन लिया था दादी माँ मैंने आपका ताना, मैं भेरी नहीं हूँ, भेरे लोग आपकी उम्र में होते हैं। क्या कहा? जबान लड़ाती है, ताना देती है, पर काटू मैं तेरे केंडो की जगह कल से हाउसवाइफ बनने की ट्रेनिंग लगाऊं मैं तेरी। के दादी माँ गुस्से के मारे यहाँ से चल जाती हैं, और हम आ जाते हैं ओनीमारू के पास, जो कि मोमबत्तियों के बीच एकांत और शांत दिमाग के साथ अपनी केंडो स्किल्स और अपना फोकस लेवल सुधारने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका दिमाग उसे उसके चारों ओर ये 14 साल का बच्चा दिखा रहा होता है। और कुछ ही देर में याइबा की क्वांटिटी ओनीमारू के दिमाग में 100 गुनी हो जाती है, और वो 100 याइबा ओनीमारू को काटने लग जाते हैं जैसे कि वो उसका खाना हो। पर ओनीमारू का भोग लगने से पहले उसका सपना टूट जाता है, और अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो केंडो की प्रैक्टिस करने लग जाता है। पर वो कितना भी फोकस कर ले, उसका दिमाग उसे बार बार सिर्फ एक ही चीज दिखाया जा रहा होता है। ओनीमारू, क्या तुझे पता है भगवान ने तुझे अच्छा चेहरा, अच्छा फिगर, अच्छी केंडो स्किल सब दी, पर अच्छे बाल नहीं दिए जो तेरा साथ लंबे समय तक दे सके। पता है क्यों? क्योंकि वो भी जानते थे तुझे टकलू टकलू चिढ़ाने में मजा बड़ा आता है। टकलू 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 टकलू। याइबा की बात से ओनीमारू गुस्सा हो जाता है और उसकी ओर अपनी स्वॉर्ड घुमा देता है, पर असलियत में तो यहाँ पे याइबा होता ही नहीं है, और टकलू अपना ही 25,000 का नुकसान कर बैठा होता है। पर उसकी किस्मत अच्छी होती है और उसका 25,000 का नुकसान जाया नहीं जाता, क्योंकि उस शो पीस के नीचे से एक अंडरग्राउंड टनल जा रही होती है जहाँ पे ओनीमारू फैमिली के राज गड़े होते हैं। अंडरग्राउंड टनल में पहुंचने के बाद ओनीमारू को टनल के अंदर बहुत सी मूर्तियां मिलती हैं और एक चमचमाती हुई स्वॉर्ड भी, और इतना काफी नहीं होता तो टनल के अंदर से एक आवाज आती है, ये तलवार ओनीमारू फैमिली का खजाना है जो कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे खतरनाक और बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बना सकता है। अगर जिंदगी में हमेशा नल्ले नहीं बने रहना चाहते हो तो उठा लो इसको। ओनीमारू ये बात सुन के थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि इस टनल में उसके अलावा और कोई नहीं होता है, पर उसे ताकत भी चाहिए होती है याइबा को धोने के लिए और अपनी सिस्टर से किया हुआ वादा निभाने के लिए कि इस साल भी मैं ही बनूंगा कोंडो चैंपियनशिप का चैंपियन। इसी वजह से ओनीमारू इस तलवार को उठा लेता है और ना जाने कैसे पर एक डीमन बन जाता है। अब क्या है स्वॉर्ड का राज, उसका तो खुलासा होगा अगले एपिसोड के साथ, जिसके लिए एक लाइक, 2-4 कमेंट और 10-12 शेयर तो बनते ही हैं, तो कर दो। फिर अपन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।